हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 9 का लेसन 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। आप लोगों का एरिया जिस प्रकार का होगा, चाहे वो पर्वतीय ढाल होगा या फिर मैदानी भाग होगा, आप वो अपने एरिया से भली भांति परिचित होंगे। भारत देश जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। यहाँ पे हर एक प्रकार की भूमि पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। आप सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी। ये जो भू आकृति है, पर्वत, पठार, मैदान, ये कैसे बनी होगी। अब हम भारत के मुख्य भू आकृति की विशेषता तथा उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत भूभाग है उसके मुख्य आकृति और उसके भूभाग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। ये जो भारत देश है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल निर्माण में हुआ, एवं कुछ सैलखाड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में होता है। कुछ पत्थर जो होता है बहुत हार्ड होता है, जैसे संगमरमर का प्रयोग किसमें किया गया है, तो ताजमहल में। और कुछ पत्थर सैलखाड़ी की तरह होता है, बहुत मुलायम, और खाड़ी का प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में किया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। हर एक क्षेत्र के मृदा में परिवर्तन अलग अलग है, परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी हुई है। अलग अलग पत्थर से बने होने के कारण मृदा का कलर भी अलग अलग है, कहीं भूरा है, कहीं लाल है। सब ये उसके शैलों के कारण ही है। क्या आपने कभी इन विभिन्नताओं के कारणों के बारे में सोचा है? क्या आखिर वो पत्थर का कलर अलग क्यों है? तो इनमें से अधिकतर भिन्नताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण है। जो पत्थर है उसके निर्माण अलग अलग टाइम पे हुआ है, जिसके कारण इसका कलर भी अलग अलग है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसकी उच्चवाचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माताओं ने अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं, जैसे अपक्षयन, अपरदन तथा निक्षेपों के द्वारा वर्तमान उच्चवाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भीय शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। पृथ्वी का जो परपट्टी है वो पूरा 7 बड़ी और कुछ छोटी परपट्टी से प्लेटों से मिलकर बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थिर महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलयन, घर्षण तथा ज्वालामुखी क्रिया होती है। जो प्लेट है वो हमेशा कुछ बड़ी प्लेट, 7 बड़ी प्लेट है और कुछ छोटी प्लेट है। ये सारी प्लेटें हर समय गमन करती रहती है, और गमन करने के कारण एक दूसरे से टकरा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। और गमन की वजह से ही ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होते रहती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गति को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। जो प्लेट है, छोटे बड़े प्लेट है, वो प्लेट सब है, ये सब हर समय क्या है, गति करते रहता है। और ये प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, कुछ प्लेट है कि एक दूसरे के करीब आते हैं, और जिसको क्या बोला जाता है, अभिसारित परिसीमा बोला जाता है। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसको अपसारित परिसीमा बोला जाता है। अभिसारित का मतलब है कि सामने आएगा, और
अपसारित का मतलब है कि दूर जाएगा। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, जब अभिसारित हुआ प्लेट, उस समय दोनों या तो आएगा सामने, तो या तो एक दूसरे से टकरा के टूट जाएगा या फिर एक दूसरे के नीचे चला जाएगा। कभी कभी वे एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में गति करते हैं, जिसको रूपांतरित परिसीमा कहते हैं। रूपांतरित परिसीमा किसको बोला जाता है? जो क्षैतिज गति में प्लेट जाता है उसको रूपांतरित परिसीमा कहते हैं। एक प्लेट में लाखों वर्ष से हो रही गति के कारण महाद्वीप की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत के वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। प्लेट हमेशा गति करते रहता है, जिसके कारण उसके आकार, जो कोई बड़ा है वो छोटा हो जाता है और स्थिति भी बदलते रहता है। गति होता है तो स्थिति बदलते रहता है। इस प्रकार भारत की वर्तमान जो स्थलाकृति है उसका विकास इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है, जो इधर उधर घूमते रहता है, उसके कारण भी प्रभावित हुआ है भारत की स्थिति। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारे पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है या भूकंप होता है वो ज़्यादातर जो भी प्लेट है उसके प्लेट के किनारे पे होता है, बीच पे बहुत कम ही होता है। ज़्यादातर भूकंप या ज्वालामुखी आएगा वो प्लेट के किनारे पर ही होगा। सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। सबसे प्राचीन भूभाग को गोंडवाना भूभाग कहा जाता है और ये जो गोंडवाना भूभाग है उसमें भारत देश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका सब एक ही लैंड का में स्थित थे। पहले सारे देश एक जगह पे थे, ये सारे देश। फिर कुछ सामान्य धाराओं ने भूपरपट्टी में अनेक टुकड़े में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूभाग से अलग होने के बाद उत्तर दिशा में की ओर प्रभावित होने लगी। सामान्य धाराएं वही, जिसके कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो था पहले एक था, अब ये टुकड़ा हो गया और जो भारत का भाग है वो ऊपर की ओर जाने लगा। गोंडवाना उत्तर दिशा की ओर प्रभावित के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। जब अलग हुआ उसके बाद ये अलग होकर ऊपर गया, उसके ऊपर जाने के बाद यूरेशियन प्लेट से ये टकरा गया। टकराने के फलस्वरूप वहां पे एक विलयन हुआ। जब यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ा प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, और इधर से गोंडवाना लैंड से टूट कर जो भारत का भूभाग जा रहा था, इन लोग दोनों टकराया तो यहाँ पे एक विलयन हो गया। ये विलयन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ अवसादी चट्टान थे। ये अवसादी चट्टान ही विलयन का रूप धारण ले लिया और हिमालय तथा पश्चिम एशियाई की पर्वतीय श्रृंखला का विकास हो गया। दोनों टकराया तो यहाँ पे हिमालय पर्वत और पश्चिम एशिया में जो पर्वतों हैं उन लोग का निर्माण, वो सब पर्वत का निर्माण हो गया। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप एशिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि स्थित है। गोंडवाना भूमि के बारे में बताया गया है कि ये महाद्वीप एशिया का दक्षिणतम भाग है। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ।
समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूमि भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। यह गोंडवाना भूमि से टुकड़ा हुआ भारत और इधर है एशियाई प्लेट, मान लेते हैं। उसके इसके दोनों के बीच में था तैथित सागर। अब ये जब गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ भाग जिसको हम भारत बोलते हैं, वो वाला भाग इधर आ रहा था, इधर से दक्षिण पश्चिम वाला एशियाई प्लेट है। ये दोनों के बीच में तैथित सागर है। जब ये दोनों टकराया, यहाँ पे ये जो सागर है, यहाँ पे ये सागर, यही सागर हिमालय के, यहाँ पे जो पत्थर उतरता वो हिमालय के रूप में निर्माण हुआ। अभी हिमालय जब बना तो यहाँ पे जो जल था वो बहने लगा इधर, और इधर जब बहने लगा तो यहाँ से जो उठा हुआ भाग था, ऊपर से पेड़ पौधे जितना भी थे और शादी सब, वो सब ला के इधर फैलाते गए, और जिसके कारण क्या का निर्माण हुआ, भारत देश में बेसिन बन गया। नदी द्रोणियों के द्वारा पर्वत से लाया गया दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां, ये जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, जब बहने वाली नदी निक्षेप सब लाया, जिसके कारण यहाँ पे बहुत विस्तार जलोढ़ मृदा वाला मैदान बन गया। उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय और उत्तर मैदान हाल में बने स्थल है। जो हिमालय है और उत्तरी मैदान है, बहुत ही नया मैदान, और जो हिमालय पर्वत है वो नवीनतम पर्वत है। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक वायु श्रृंखलाकृत को दर्शाता है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली एक ऊंची पहाड़ियों की एवं ऊंची घाटियों से बनी है। हिमालय पर्वत जो है वहाँ पे ऊंचे ऊंचे शिखर है और गहरी घाटियां हैं, और घाटियों के साथ साथ यहाँ पे तेज बहने वाली नदी सब भी है, जिसके निक्षेप से जलोढ़ मृदा, उसके उत्तर वाला मैदान है, जो नदी सब है वो लेके आता है अपने साथ बहुत सारे अवसादी। हिमालय पर्वत है, इधर से बहुत सारा नदी बह रहा है, ये नदी सब अपने साथ बहुत सारा अवसादी लेके आता है, और उत्तरी मैदान, यहाँ पे उत्तरी मैदान का निर्माण करता है। मुख्य भौगोलिक विस्तार। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 भागों में पूरे भारत को विभाजित किया गया है। अब हिमालय पर्वत। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तर भाग पे हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत है, वो युवा है, भूगर्भीय रूप से वो युवा और बनावट की दृष्टि से वलयन है। वलयन का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे वलय किया हुआ है। यहाँ पे ये जो टेढ़ा बना ना, इसको वलयन कहा जा सकता है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है।
ये हिमालय जो पर्वत है भारत के सबसे उत्तरी भाग, ये वाला जो भाग है हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी भाग, ये कैसे है वलयाकार दिख रहा है ऊपर से। इधर जो है 400 किलोमीटर तक फैला है और इधर कितना था 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम का एरिया का जो भी पहाड़ है उसके अपेक्षा पूर्व भाग की जो पहाड़ियां हैं वो सब ज्यादा ऊंचे हैं। इधर के पर्वत पश्चिम भाग की तरफ हो गया, इधर के पर्वत की अपेक्षा इधर पूर्व भाग के पर्वत की ऊंचाई सब, इधर के पर्वत की ऊंचाई सब ज्यादा ऊंचे हैं और इधर थोड़े कम ऊंचे वाले पर्वत सब हैं। अपने पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। देशांतर विस्तार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे ऊंची भाग स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर, जिसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर स्थित है। जो महान हिमालय है वहीं पे सारे मुख्य शिखर स्थित है। मतलब जितने भी प्रमुख शिखर है महान हिमालय पे ही है। ये मुख्य शिखर कौन कौन से है तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे नेपाल में 8848 मीटर। फिर कंचनजंगा भारत में है 8598 मीटर। मकालू नेपाल में है 8481 मीटर। फिर धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नामचा बरुआ भारत में है और गुरु मंगधात ये नेपाल में है। ये सारे प्रमुख शिखर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिखर है हिमालय पर्वत के। ये सारे महान हिमालय पर ही स्थित है। महान हिमालय के वलयन की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का करोड़ ग्रेनाइट का बना है। जो महान हिमालय है वो करोड़ ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढका रहता है। महान हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। इससे बहुत सी हिमानियां का प्रवाह होता है। ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। जो भी महान हिमालय में हिमानियां हैं और दर्रे जाके देखना है। भारत के उन राज्यों के नाम बताएं जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। जितने भी भारत के शिखर है कहाँ पे, कंचनजंगा कहाँ है, फिर मकालू कहाँ है, सॉरी मकालू नहीं भारत वाले, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ कहाँ पे, ये जाके देखना है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 370 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबा तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार तथा महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इन श्रृंखलाओं में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इन क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अधिकतर हिमाद्री के श्रृंखला दक्षिणी श्रृंखला असम और हिमाचल प्रदेश में है। जो हिमालय के नाम से जानी जाती है दक्षिणतम भाग में, हिमाद्री के दक्षिणतम भाग में स्थित कौन से एरिया में है तो असम और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में है। इसको हिमालय के नाम से जाना जाता है।
यहाँ के अधिकतर पहाड़ 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और इसकी औसत चौड़ाई कितना किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर तक है। पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? चलिए देखते हैं। पीर पंजाल शिवालिक के ऊपर हिमालय के आसपास, ये जो है इधर आसपास ही है पीर पंजाल श्रृंखला। ज्ञात कीजिए एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति। कहाँ पे है मसूरी, नैनीताल और रानीखेत? ये सब है उत्तराखंड में, जाके देखना है मैप में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक कहा जाता है। यहाँ पे शिवालिक श्रृंखला, ये श्रृंखला जो है ये शिवालिक श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। हिमालय और शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लंबवत घाटी है उसको दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर भी किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंध के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय बोला जाता है। जो सतलज नदी है और सिंधु नदी है उसके बीच का जो भाग है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर सतलज तथा काली नदी के बीच के भाग को में स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के का तथा एवं तीस्ता तथा दिहांग नदी असम हिमालय की सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता लगाएं। जो हिमालय है उसका कुछ क्षेत्रीय नाम का पता लगाना कि वहाँ के लोग क्या क्या बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। यहाँ पे भारत में प्रवेश कर रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्व पहाड़ी तक पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बालुआ पत्थर जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियां के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकई, नांगा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो पटकई, नांगा, मिजो और मणिपुर पहाड़ी। अब मैदान, भारत का मैदान, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 मुख्य नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बनी है। उत्तर का जो मैदान है भारत का वो 3 प्रमुख नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 मुख्य नदी है और इसकी जो सहायक नदी है
को मिलाकर वो सब मिलकर ये भारत का उत्तरी मैदान बनाया है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। भारत का उत्तरी मैदान कौन सी मृदा का बना हुआ है? जलोढ़ मृदा का। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन जिसमें जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो एरिया है बहुत ही घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जितने मैदान जो है उपजाऊ मैदान है, जिसके कारण ये एरिया कैसा है? सघन जनसंख्या वाला। समृद्ध मृदा, अवसाद, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे जल आराम से मिल जाता है, उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढलान कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। नदी द्वीप का निर्माण कैसे होता है? उत्तर में जितने पर्वत हैं, उत्तर के पर्वत है, ये यहाँ से नदी बह के आती है। ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती है, इसको छोड़ देती है, जिससे इसके कारण निक्षेप जो लाता है या छोड़ देता है, इसके कारण नदी द्वीप का निर्माण हो गया है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। जब नीचे बहुत सारा गाद हो जाता है, उसके बाद नदी धीरे धीरे बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरणाएं कहा जाता है। जो अलग अलग नदी ऊपर से बह के आ गया, फिर नीचे अलग अलग धार में बढ़ गया, उसको क्या कहा जाएगा? तो वितराएं, वितरिकाएं। अब दोआब। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदी बह रहा है, उसके बीच का भाग को दोआब बोला जाता है। दो आब दो शब्द से मिलकर बना है। दो तथा आब, आब मतलब होता है पानी। इसी तरह पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पांच और आब का अर्थ होता है पानी, अर्थात 5 नदियों का पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर का मैदान है, उसको 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। सिंधु एक प्रमुख बहुत बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 5 इसकी सहायक नदी है। 1 2 3 4 5। और ये पांचों नदी, ये सारी नदियां हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। जो पंजाब का मैदान है, यहाँ पे दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घाघरा तथा तीस्ता नदी के बीच है। यह उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषता असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चवाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। यह विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर
उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। आकृति की भिन्नता के कारण जो उत्तर का मैदान है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी से गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। जब भी शिवालिक पहाड़ है उसके वहां से जो नदियां निकलती है उसके बाद अपने साथ जो निक्षेप ले आती है उसको भाबर कहा जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी के में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये धाराएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे तराई कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तराई। यह वन्य प्राणियों के भरमार घने जंगल का क्षेत्र था। बदले में बंटवारे के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। ये पहले जंगल था, तराई वाला जंगल, दलदली क्षेत्र, लेकिन अब जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पाकिस्तान से जो लोग आए उन लोग को रहने के लिए क्षेत्र देना पड़ा, वहाँ पे वो लोग कृषि कर सके, तो वो जंगल को हटाकर वो क्षेत्र उन लोग को उपलब्ध कराया गया। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये जो क्षेत्र है वहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, जाके देखना है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। जो भी उत्तर का मैदान है जो वो उसका सबसे विशालतम भाग, जो बड़ा भाग है उत्तर मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सी मृदा से बना है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। तब इस भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चुनिंदा निक्षेप पाया जाता है जिससे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ के द्वारा जो भी अवसादी लाया जाता है और मैदानों में छोड़ा जाता है निक्षेप, उसको खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श है। क्योंकि हर साल वर्षा के टाइम में वो अपने साथ ढेर सारे अवसाद लेके आते हैं, जिसके कारण उस एरिया में अब बार बार हर एक साल निर्माण होता है और वो एरिया उपजाऊ बनता है। और छेप लाएगा तो उपजाऊ बनेगा ही। प्रायद्वीपीय पठार। अब भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज के आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नाई तथा रूपांतरित शैल से बना है। यह गोंडवाना भूभाग के टुकड़े एवं अपवाह के कारण बना तथा इसके यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड का एक भाग है और ये इसलिए गोंडवाना लैंड का भाग है, इसका मतलब ये बहुत ही प्राचीनतम भाग इसको कह सकते हैं। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पे चौड़ी और छिछली घाटियां मिलती हैं। साथ में गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है नर्मदा नदी और ये है मालवा का पठार। तो यहीं पे है मध्य उच्च भूमि, इधर ही आसपास का एरिया में है मध्य उच्चतम भूमि।
विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? ये विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ पे, ये सतपुड़ा श्रेणी, मालदेव पहाड़ी, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला का बोला गया था। तो ये है विंध्य पर्वत श्रृंखला। और ये सतपुड़ा श्रृंखला। तो विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। उस जहाँ पे विंध्य श्रृंखला है उसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान में बालुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम में से उत्तर पूर्व की ओर तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि का जो पश्चिम वाला भाग है वो कैसा है? चौड़ा है, लेकिन पूर्व भाग संकीर्ण है। इस पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बुंदेलखंड, इधर आसपास है बघेलखंड, इस एरिया में। इसके और पूर्व के विस्तार में दामोदर नदी तथा अपवहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। जो बुंदेलखंड है बघेलखंड के दक्षिण में, इधर झारखंड और एरिया साइड दामोदर नदी है। दक्षिण पर का पठार एक त्रिभुज भूभाग है। दक्षिण का भाग कैसा है? ऐसे ये वाला वो दक्षिण का भाग बोलेंगे तो ये त्रिभुज के ही तरह टाइप बन रहा है। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी दिखा है, उसके दक्षिण में स्थित भाग दक्षिण पठार है। उत्तर में इसकी चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूक की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। जाके देखना है कहाँ पे महादेव, कैमूक की पहाड़ी, मैकाल श्रृंखला कहाँ पे है, ये सब जाके देखना है। सतपुड़ा श्रृंखला दिखाए थे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढलाव वाला है। जो पश्चिम एरिया है, पश्चिम किधर हो गया? ये साइड पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, तो इधर पश्चिम के साइड पूर्व विस्तार पश्चिम के में ऊंचा और पूरब की ओर कम ढलाव वाला है। पश्चिम के ओर कैसे ऊंचा है इधर, और इधर कम ढलाव वाला क्षेत्र है, जिससे स्थानीय रूप में मेघालय, कारगिल, एंग्लो पहाड़ी तथा उत्तर काचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और पश्चिम से पूरब की ओर 3 मुख्य श्रृंखलाएं गारो, खासी, जैंतिया हैं। ये भारत के पूर्वी एरिया में ये तीनों पहाड़ी हैं, पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया, ये यहाँ पे गारो, फिर खासी और जयंतिया, तीनों। पहले पश्चिम की ओर है गारो, फिर है खासी, फिर है जयंतिया। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूरब तथा पश्चिम घाट स्थित है।
दक्षिण का पठार है इधर, तो इधर के एरिया में पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट मौजूद है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है, वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है। जो पश्चिमी घाट है उसको केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट इधर है, यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं उनमें दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थार, भोर घाट और पाल घाट को ज्ञात करें। कहाँ पे है थार घाट, भोर घाट और पाल घाट देखना है। तो ओवरऑल व्यू बता सकते हैं, इधर ही आसपास है थार घाट, भोर घाट, थार, पाल और भोर घाट, ऐसे ही कहीं पे ये सब एरिया में ही स्थित है। पश्चिम घाट पूर्व घाट की अपेक्षा ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट है वो पूर्व घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट में के 600 मीटर के औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट में 900 से 1600 मीटर है। इधर जो पश्चिमी घाट का पहाड़ी सब है उधर की पहाड़ी ज्यादा ऊंचे है पूर्वी घाट की अपेक्षा। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। यहाँ पे महानदी और ये है नीलगिरी पर्वत यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। बंगाल की खाड़ी पर जितनी नदियां गिरती है पूर्वी घाट को काट दिया है। पश्चिमी घाट के पर्वत वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नामुड़ई 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट तथा का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ पे महेंद्रगिरी, यहाँ पे अन्नामुड़ई, अन्नामुड़ई 2695 मीटर और नीलगिरी पहाड़ियां यहाँ पे है। डोडा बेटा भी यहीं पे है। उड़नमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। ऊटी का और एक नाम है उड़नमंगलम, क्षेत्रीय नाम है। तथा कोडइकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात करें। अब ऊटी और कोडइकनाल जाके देखना है कि कहाँ पे स्थित है। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रायद्वीप पठार में काली मृदा पाई जाती है, जिसके दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इस काली मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल अग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार की पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक
अपरिदित एवं अखंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में फैली है। प्रायद्वीपीय भाग जो है वो ज्वालामुखी से बना हुआ क्षेत्र है। ज्वालामुखी फटा, जिसके बाद वो ठंडा हो गया, उसके बाद ही ये एरिया का निर्माण हुआ है। फिर है मरुस्थलीय भूमि, भारत की जो मरुस्थलीय भूमि है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। अरावली पहाड़ी कहाँ पे है? अरावली गुजरात के आसपास। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगीन मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। थार मरुस्थल में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखाई देती है। सरिताएं मतलब होता है नदी। वर्षा ऋतु में ही थोड़े छोटा नदी देखने को वहां पे मिलता है, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वो पानी बहा और नदी का निर्माण किया, फिर बालू में ही कहीं पे लुप्त हो जाता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। बहुत ज्यादा जल होता नहीं है, जिसके कारण वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। केवल लूनी ही एक इस क्षेत्र की बड़ी नदी है। थार मरुस्थल में लूनी ही एक नदी है जो बड़ी नदी है। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र तक होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। बरकान के समूह जैसलमेर में देखने को मिलता है। अब तटीय मैदान मतलब जो भी तट वाले मैदान है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियां का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तर भाग में कोंकण, मुंबई और गोवा, मध्य भाग में कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग में मालवा का तट कहा जाता है। दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? मालवा का तट। फिर बीच में है कोंकण तट, गोवा और मुंबई में। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़े एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी में जितने भी मैदान है वो बहुत ही विस्तृत और समतल है। उत्तर भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तर भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इधर है बंगाल की खाड़ी, तो ऊपर में है उत्तर के साइड उत्तरी सरकार और नीचे साइड है कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी में ऊपर है उत्तरी भाग पे उत्तरी सरकार, नीचे है कोरोमंडल तट, और अरब सागर में है ऊपर में है कोंकण तट और नीचे है मालवा तट। इधर बंगाल की खाड़ी के साइड नदी सब है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। जो महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं, ये पूर्वी घाट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल के साइड डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदियां? महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी। चिल्का झील पूर्व तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूभाग है। पूर्व तट पर ही चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो ओडिशा महानदी डेल्टा में दक्षिण में स्थित है। जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे खारे पानी का झील है। महानदी
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट पर स्थित नदियां हैं। ये नदियां ही विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ आसपास चिल्का झील, महेंद्रगिरी, उड़ीसा आसपास, इधर ही आसपास कहीं पे चिल्का झील है, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। अब द्वीप समूह, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। जो भी मुख्य स्थल है वो बहुत ही बड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह हैं। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? जो भी द्वीप समूह है उसको आप पहचान सकते हैं? कौन कौन से द्वीप समूह हैं भारत के? केरल के मालवा तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। केरल है, केरल के बगल में मालवा तट दिखाए थे, वहां पे है लक्षद्वीप समूह। ये द्वीप समूह जो है, मालवा तट यहाँ पे है, इसके बगल में जो द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप है। और इधर है बंगाल की खाड़ी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो आइलैंड है छोटे छोटे जो बना हुआ है, ये आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बने हैं। पहले इसको लक्षद्वीप, मनिका द्वीप तथा एमिना द्वीप के नाम से जाना जाता था। अभी जिसको लक्षद्वीप जानते हैं उसको पहले बोला जाता था लकाद्वीप, मनिका द्वीप तथा एमिना द्वीप। ये 3 नाम इसके पुराने हैं। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इससे पहले लाकाद्वीप बोला जाता था और मानिका द्वीप तथा एमिना द्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। जो लक्षद्वीप है उसका कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर तक है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कवारती जो है उसका कैपिटल है। इस द्वीप समूह का पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में बहुत से प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। पट्टिका द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां पर पक्षी और अभ्यारण्य हैं। पट्टिका द्वीप में सिर्फ पक्षी अभ्यारण्य और सब है और वहां पे मनुष्य निवास नहीं करते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर में दक्षिण के तरफ फैले द्वीप की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में है उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार में बहुत सारी संख्या है यहाँ पे में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है वो 2 भाग में विभाजित है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। जो ऊपर वाला छोटा छोटा द्वीप है उसको अंडमान बोला जाएगा और नीचे वाला को निकोबार। यह द्वीप समूह निमजात पर्वत श्रृंखला के शिखर है। निमजात जो पर्वत श्रृंखला है उसके ही शिखर है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा भारत देश है उसकी सुरक्षा के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला लैंड है वो बहुत जरूरी है। इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक भिन्नता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगल आच्छादित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप में स्थित है। जो बैरन द्वीप है वहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो भारत में सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? बैरन द्वीप में।
विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। जो देश है हमारा, उसको प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाने में मदद करता है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों में प्रमुख स्रोत है। जो उत्तर के पर्वत है, अंडमान वाले पर्वत सब, वो सब वहाँ पे वन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इस प्राचीन सभ्यता में विकास के आधार मिला है। पठारी भाग है, वहाँ पे खनिज का भंडार है जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष प्रमुख निभाता है। दक्षिण क्षेत्र में मरुस्थल एवं पोत संबंधित क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान है। जो मरुस्थल वाला तटीय वाला भाग है, वहाँ पे पोत और मत्स्य पालन किया जाता है। इस प्रकार देश के विभिन्न भौगोलिक आकृति भविष्य में विकास की अनेक सभ्यताएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम चैप्टर में पढ़े भारत के अनेक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। हमारा भारत कितने प्रकार से फैला हुआ है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का भूमि पाया जाता है, इस चैप्टर में था। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।